ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ ग्राम विकास विभाग की तरफ से शाश्वत यौगिक खेती पर बहुत ज़्यादा माना ये ध्यान दिया जा रहा है। तो माना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो तो रासायनिक जो पदार्थ है, रासायनिक खाद आदि है, उनका यूज़ करके ही खेती करते हैं। लेकिन यौगिक खेती की प्रेरणा आपको कैसे है? हम पहले ट्रेडिशनल तरीके से खेती होते थे हमारे यहाँ पर भी, जैसे रासायनिक खाद वगैरह सब यूज़ करके। परंतु मैं करीब 2000 से ज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ बाबा मिलन के लिए हम लोग हर साल आते रहते हैं मधुबन में। तो एक बार ऐसा 2010 में मैं आया था, तो यहाँ ग्राम विकास विंग की छोटी सी मीटिंग कुछ चल रही थी। तो उस मीटिंग में हमने अटेंड किया और वहाँ से कुछ उसके बारे में कुछ किसानों के हमने अनुभव सुने। इसके पहले भी यौगिक खेती के बारे में सुना था, परंतु सामने किसी का ऐसा अनुभव सुना नहीं था, देखा नहीं था, तो हम लोग उसमें इतना ये नहीं किया। परंतु जब यहाँ पे आए तो वो सब अनुभव सुन के हमको एक अच्छी प्रेरणा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसे करने वाले और लोग भी हैं। और ऐसे बाबा की मुरलियों में हम सुनते हैं हमेशा कुछ महावाक्य आते हैं कि बाबा कहते हैं कि बच्चे आगे चल के अनाज के ढेर होंगे, लेकिन खाएंगे तो भी मरेंगे, नहीं खाएंगे तो भी मरेंगे। इतना हमारा केमिकल का उसका प्रकोप सब कुछ है ऐसा। और दूसरी बात, बाबा हमेशा ये भी कहते हैं कि जो मुझे खिलाकर खाएंगे उनकी अंत तक दाल रोटी की जवाबदारी मेरी है। तो बाबा तो दाल रोटी कहाँ से अपरम धाम से तो नहीं लाएगा, तो यहीं पे ऐसे कुछ बच्चे हमारे जैसे कुछ निमित्त होंगे, उनको निमित्त बना करके इस तरीके से बाबा कुछ कराएगा। तो वो ऐसे दो महावाक्यों से हमको यौगिक खेती में आने की प्रेरणा मिली। उसके पहले हम जो थे खेती में, हमारा रोल जो था केवल टेक्निकल चीज़ें हम लोग करते थे, बाकी हमारे घर के बड़े लोग देखते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ तो सन 2010-11 में हमारे ऊपर सारी जिम्मेवारी आ गई और हमने यौगिक खेती करने के लिए आरंभ किया। तो पहले तो उस समय इतने कुछ जानकारी वगैरह के साधन नहीं थे, सोशल मीडिया वगैरह। तो हमको जितनी मालूमात थी कि यौगिक खेती का किताब था, उसके आधार से हमने वो सारा चालू कर दिया और एक साथ एक ढंग से पूरा का पूरा खेती। और निश्चय था बाबा में, तो हम करते गए। तो मटेरियल चीज़ों के ऊपर प्रिपरेशन बनाना वगैरह सब किताब में जो मालूमात दी है उसके हिसाब से हमने शुरू में कुछ किया था। बाद में उसके ऊपर भी इतना खास काम नहीं हुआ, परंतु योग के ऊपर हमारा खास अटेंशन रहा। अच्छा, और इस योग योग माना आप यौगिक खेती में योग का प्रयोग माना कैसे करते हैं और उससे माना क्या जो पौधे हैं उनके माना उनकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ और प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यौगिक खेती में सबसे पहले तो जैसे हम कन्वर्ट करते हैं रासायनिक से यौगिक में, तो हमको जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना होता है। इसके लिए जीवामृत और उसके जैसे और भी बहुत सारे जामुन है जिसके आधार पर हम जीवाणुओं की संख्या खेती में बढ़ा सकते हैं। तो वो हमने किया है शुरू में। फिर जैसे हम बुआई करते हैं, जमीन तैयार करते हैं, पहले जुताई करते हैं, तो उसकी उस समय भी हम वहाँ पे संगठित रूप से भाई बहने आते हैं, हम लोग योग करते हैं वहाँ पे ज़मीन को और वहाँ के पर्यावरण को इसके प्रकम्पन देते हैं, जिससे बहुत अच्छी ज़मीन की तैयारी होती है। फिर बीज संस्कार जब करते हैं बीजों का, तो बीज उपचार के साथ साथ हम बीजों के साथ बात करते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने हमको सिखाया कि कैसे हम बीज को संवाद करते हैं एक थॉट लेवल के लेवल पे बाबा के सामने रख के, कि बीज को जैसे भाई तुझे अंकुरित होकर के एक पौधा अच्छा बनना, वृक्ष बनना है, बाबा के गुणों को, शक्तियों को प्रत्यक्ष करना है, बहुत आत्माओं की जैसे भोजन की, आपको अन्न की सेवा करनी है। और एक बीज जो अपने को ख़त्म कर देता है नया वृक्ष बनाने के लिए, तो ऐसे बना उसकी हम शुक्रिया करते हैं। और इस तरीके से बीज से बातें करके हम बीज संस्कार करते हैं। फिर उसकी बुआई करते हैं फसल में। फिर जैसे उसको हम इरिगेशन करते हैं, कोई स्प्रिंकलर के द्वारा करते हैं, कोई खेतों में ऐसे खुला करते हैं ड्रिप के द्वारा। तो हम जहाँ से पानी का स्रोत है, ट्यूबवेल वगैरह, उसके पास हम सवेरे बैठ के 10-15 मिनट योग का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। तो जो जल के द्वारा वो प्रकम्पन, हमारे जल एक माध्यम बनता है और वो पानी के माध्यम से वो सारे खेतों में फसलों को सब मिलता रहता है। माना आपका कहना यह है कि जैसे कोई भी बात, हम कोई भी कर्म की शुरुआत करते हैं तो पहले हमारे मन में वो संकल्प आता है और संकल्प एक बीज होता है कोई कर्म का। जी जी उसी तरह हम फलों जो पौधे हैं या जो बीज है उसको हमारे शुद्ध संकल्प देंगे तो वो शुद्ध संकल्पों को ग्रहण करके उसका प्रभाव अपने माना ग्रोथ या जो भी जी उनके जी फल फूल है जी। उन पर वो दिखेगा हाँ, और वो मटेरियल जो अच्छी है, फसल भी हाँ, आएगी। जो मटेरियल हम लोग कोई भी मतलब स्थूल चीज़ें यूज़ करते हैं, ये एक माध्यम बनता है हमारे संकल्पों को वहाँ तक पहुँचाने का। संकल्प तो अपने आप ऐसे पहुँचते ही है,
लेकिन एक वो भी एक माध्यम बनता है। जैसे हम कोई प्रिपरेशन बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं मान लीजिए, और भी कोई जो चीज़ें वहाँ पे प्रिपरेशन हम बनाते हैं, वो बनाते समय उसमें भी हम योग के प्रकम्पन वहाँ पे उनको देते हैं कि एक जैसे बहुत सारे प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि जो जल तत्व है ये हमारी भावनाओं को ग्रहण करता है और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलता है। हाँ। तो वो चीज़ हम वहाँ से अनुभव करते हैं। जो फसल माना हमारे शरीर में 70-70% जो है ये जल है। चल। वनस्पति जो बनती है उसमें भी बहुत सारा बड़ा हिस्सा जल का है। जो वातावरण में जो आर्द्रता होती है उसमें भी बहुत सारा उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मॉइस्चर का है। जो हम प्रिपरेशन बनाते हैं उसमें तो पानी पानी सब रहता है। तो ये पानी जो है ये अपने को अपना मेडिटेशन के माध्यम से उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलता है, और वो खेती में जाके फसलों में जहाँ उसको हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जाके उसके प्रयोग ऑप्टिमम आउटपुट देता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटपुट देता है हमको। तो ये अच्छा, उसका ये मेडिटेशन का सबसे बड़ा मेन फायदा उसमें ये होता है। अच्छा, यौगिक खेती में जैसे कोई हम चीज़ कमर्शियल बेसिस पे करते हैं, जी जी। तो आजकल जो हाइब्रिड प्रजातियां है ये फसलों की, तो क्या होता है कि ऐसे कहते हैं कि हाइब्रिड फसलों को आप जितना खाद दो और उतनी फसल निकालो। जी जी। तो क्या यौगिक खेती में ऐसा ये कुछ संभव है? देखिए कैसा है, जो हाइब्रिड खेती की जो आपने बात की ना, तो हाइब्रिड जो बीज आते हैं और उसके लिए जो हर साल खाद डालनी पड़ती है, तो ये खाद का प्रयोग कर करके उसमें ज़मीन की जो क्वालिटी है इतनी ख़राब हो रही है अभी कि वो हाइब्रिड बीज यूज़ करके भी लोगों को भी उत्पादन नहीं मिल रहा है। उनका उत्पादन दिन ब दिन घटते जा रहा है, किसान बहुत चिंता में है, कर्ज बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय में हम जब ये ट्रेडिशनल जो हमारे पारंपरिक जो बीज है, देसी बीज है, इनको ढूंढ के लाके हम वहाँ पे उसके आधार पर खेती करते हैं। तो और उसके साथ जब ये जीवाणु की संख्या ज़मीन में बढ़ती है, कुछ प्रिपरेशन हम वहाँ बना के यूज़ करते हैं, तो इससे उत्पादन तो कोई खास घटता नहीं है, और ये धीरे धीरे हर साल उत्पादन में वृद्धि होती है। और क्वालिटी तो इतनी बढ़िया है हर चीज़ की कि हम सीधा ग्राहक को हम ये सब चीज़ें जो हमारे पास बनती है, सीज़न की सब्जियां बनती है, सीज़न के सब अनाज हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम सीधे ग्राहक को बेचते हैं होम डिलीवरी करके। तो उनके जो अभिप्राय आते हैं तो इतने बढ़िया बढ़िया अभिप्राय है स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में। जैसे बाजरे का ट्रेडिशनल अगर आप लाते हैं बाजार से बाजरा, तो उसका आटा जो है 8-10 दिन में कड़वा हो जाता है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है तो रोटी टूट जाती है, बनती नहीं है। लेकिन यौगिक खेती का जो बाजरे का आटा है, हमारे ग्राहकों का अभिप्राय है कि करीब 4 महीने तक यूज़ किया, ख़त्म हो गया तो भी तब तक भी बढ़िया था, मीठा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बढ़िया थी, गर्म नहीं पड़ता है। जैसे पाइल्स के पेशेंट होते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन वो लोग भी इसको खा के एंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट के बारे में तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो यील्ड वगैरह भी बढ़िया है, ऐसा कुछ बहुत एकदम घट जाता है या बहुत नुकसान हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समय ऐसा आ रहा है आगे कि हमको तो इसके ऊपर जाना ही है, क्योंकि केमिकल के आधार पर तो और ही उत्पादन घट रहे, खर्चे बढ़ रहे हैं और नहीं, बीमारियां बढ़ रही है। जैसे क्या है कि समझो किसी को कोई चीज़ की आदत हो गई जी जी। और वो आदत तोड़ दी जाए, तो वो कहते हैं जैसे वो मना अशक्त हो जाता है। उसी तरह समझो वो ज़मीन को आदत पड़ गई कोई रासायनिक चीज़ें लेने की, और एकदम से हम पूरी तरह से समझो ये यौगिक खेती करना शुरू करें क्योंकि इसमें केमिकल का कोई यूज़ नहीं किया जाता है, जी। तो क्या वो उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा उसका? और वो किसान को उसका माना देखिए उतना जो उपज मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। रासायनिक खेती में हम जब करते हैं तो उसका खर्चा बहुत है, और वो खर्चा हमको कर्जा निकाल निकाल के वो खर्चा करना होता है। इसमें यौगिक खेती, जैविक खेती में खर्चे कम है, क्योंकि हम सारी चीज़ें घर पे ही प्रिपरेशन सब बनाते हैं। जी। तो खर्चा कम होने की वजह से अगर शुरू में थोड़ा बहुत इतना उतना उत्पादन का फर्क पड़ा भी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पड़ता नहीं है। अभी तो इतने सारे प्रिपरेशन हम बना सकते हैं, बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है कि आप घर पे ये सब चीज़ें बनाओ और यूज़ करो तो उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आती है, और ही हर साल धीरे धीरे उत्पादन की गुणवत्ता और क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। तो इसकी वजह से वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खर्चा कम होने से हमारा मुनाफा बढ़ता है। तो इसके लिए कोई ब्रह्मा कुमारी का स्पेशल कोई लिटरेचर वगैरह या कोई ट्रेनिंग वगैरह दिए जाते हैं ब्रह्मा कुमारी की तरफ से? हाँ जी, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के जो रूरल विंग है ग्राम विकास प्रभाग की तरफ से यहाँ तपोवन में एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, और भी जहाँ हमारे रिट्रीट सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे जगह जगह पे किसानों को और कृषि विभाग के लोगों को इसकी 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बारे में कुछ किताबें वगैरह भी अवेलेबल है, वेबसाइट भी है, उसके माध्यम से भी हम जानकारी लेके कर सकते हैं। और इसमें जो एक मेन आध्यात्मिकता का जो रोल आता है हर क्षेत्र में, खेती हो या कोई भी, उसमें आध्यात्मिकता की क्या भूमिका है, ये ब्रह्मा कुमारी की विशेषता है। तो इसमें आध्यात्मिकता की जो भूमिका है कि हम जो एक छोटा सा प्रिंसिपल मैं खुद जो अनुभव करता हूँ कि कहा जाता है जो प्रकृति शब्द 2 अर्थ से यूज़ किया जाता है। एक होते हैं 5 तत्वों से बनी हुई हर बात, हमारे शरीर सहित सब कुछ, और वो एक बाह्य प्रकृति,
और दूसरे हमारे स्वभाव संस्कार, जो उसको भी प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं हम, जो हमारी आंतरिक प्रकृति है। तो ये जो बाह्य प्रकृति है, ये हमारी आंतरिक प्रकृति का प्रतिबिंब है। तो जब भी हमको कोई कमी कमजोरी हमारी बाह्य प्रकृति में, फसलों में जिसके लिए हम निमित्त है, उसमें जब दिखाई देती है, तो उसको हम अपने अंदर टटोलते हैं, उसके अपने अंदर चेक करके ये राजयोग के आधार पर उसको हम परिवर्तन करते हैं, और जैसे उसको श्रेष्ठ बनाते हैं और बाहर जैविक उपचार खेती के ऊपर करते हैं। तो दोनों तरीके से जब एक साथ हम काम करते हैं, तो उसके आने वाले जो रिजल्ट है, परिणाम है, ये शाश्वत होते हैं। तो ये शाश्वतता बढ़ती जाती है। और जो हमारा चरित्र निर्माण होता है, हर किसान जो इसको मेडिटेशन का अभ्यास करता है, उससे उसका चरित्र निर्माण होता है, आंतरिक प्रकृति में जैसे एलिवेशन होता है, तो बहुत सारे संबंधों में सब तरफ सुधार होता है। ग्राहकों से हमारे हमारे मजदूरों के साथ संबंध है, परिवार में जो एक प्रेम बना रहता है, सद्भाव बना रहता है, हर जगह पे इसका हमको फायदा हो रहा है। तो अभी भाई जी समझो ये किसानों को ये शाश्वत यौगिक खेती करना है, तो उसके लिए आपसे कोई समझो किसी को मार्गदर्शन चाहिए, तो उसके लिए कोई आपका कांटेक्ट नंबर है? जी। और सब्जियां माना किस तरह की, माना ये सब्जियों का टिकाऊ कितना होता है, कितनी देर तक टिकती है, इस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे? मेरा नाम राधेश्याम रही है, मैं जलगांव में रहता हूँ, महाराष्ट्र में। तो मेरा जो संपर्क सूत्र है, मोबाइल नंबर 9421113332 है। तो हमको कई किसान संपर्क करते हैं, हम आपस में बातचीत करके उनको जानकारी भी देते हैं। फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के भी गांव-गांव में जगह जगह सेंटर्स हो गए हैं। तो सेंटर में अगर कोई कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे राजयोग के बारे में जानकारी भी मिलती है, और योगिक खेती की किताब वगैरह लिटरेचर भी अवेलेबल है। फिर अगर यूट्यूब पर अगर जाकर या इंटरनेट पर कोई सर्च करता है बीके रूरल विंग करके या योगिक खेती के नाम से, तो उसमें भी बहुत सारी जानकारी, इसके वीडियोस वगैरह बहुत अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी जानकारी मिल सकती है। फिर रही बात जो उत्पाद की जो क्वालिटी है, तो इसमें हमको जो अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, एक तो टेस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है, दूसरी बात प्राकृतिक जो टेस्ट आता है, दूसरा जो शेल्फ लाइफ है हर चीज़ का, सब्जियां हो या अनाज हो या कोई चीज़, तो हर चीज़ की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। माना भिंडी की क्रॉप जब हम मानिए निकालते हैं, उसको पैकिंग करके ग्राहक के पास देते हैं, तो बिना फ्रिज से ये भिंडी 8 दिन 10 दिन तक बढ़िया रहती है। और फ्रिज में अगर रखो तो फूल गोभी है, भिंडी है, तो 3-4 हफ्ते तक भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छी रहती है। और इसके जो स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी चीज़ जैविक तरीके से जब बनती है, तो उसके स्ट्रक्चर में पोरोसिटी कहते हैं, सचिद्रता होती है। तो उसकी वजह से उसको एक सॉफ्टनेस होता है, मुलायम होती है, और रसीली होती है। फल वगैरह जो रहते हैं रसीले होते हैं काफ़ी, और टिकने में वगैरह बढ़िया रहते हैं। केमिकल वाला जो रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट रहता है, ज़्यादा तो कड़क होता है, उसमें रसीलापन नहीं रहता है। तो ऐसे इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से भिंडी जो होती है, हमारे ग्राहक भिंडी के सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे, उनको भिंडी और आलू के सिवा कुछ भाता ही नहीं है। और भिंडी के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरनाक छिड़काव होते हैं, हमारा अंतर्प्रवाही कीटनाशक होते हैं, जो नस नस में पौधों के चले जाते हैं। तो जो आप कोई भी प्रोसेस करो, तो उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। और वो जो होते हैं हमारी इम्यूनिटी के ऊपर सीधा अटैक करते हैं। तो इससे बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और इन्फेक्शन फिर उनको तुरंत होता है। लेकिन जहाँ हमने दी है, तो वहाँ पे माताओं के फीडबैक है कि हमारे बच्चों की जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियाँ, ये कम हो गई है, उनकी प्रतिकार क्षमता बढ़ गई है। तो ऐसे स्वास्थ्य के और सभी के संबंध में बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास फीडबैक है। हमारे ग्राहकों से कोई भी संपर्क करे या हमसे वहाँ पे आके देख के, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सब हो रहा है, संभव हो रहा है। राजयोग के आधार पर सब कुछ बहुत अच्छा है। और कुछ बोल सकते हैं? तो अभी भाई साहब ने आपको यौगिक खेती के बारे में बताया। तो कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो उसी तरह हम जैसा अन्न हमारे खेती से निकलेगा, उसी का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ेगा। और ब्रह्मा कुमारी में ये जो यौगिक खेती, शाश्वत यौगिक खेती बताई जाती है, तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारे जो संकल्प है, हमारे विचार है, वो शुद्ध हो जाते हैं, तभी हम ये शाश्वत यौगिक खेती कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी कर्मों की खेती भी अच्छी श्रेष्ठ बन जाती है, और हमारी ये भौतिक खेती भी श्रेष्ठ बन जाती है। तो इससे हमारा जीवन भी सुंदर बन जाता है, सुख शांति से संपूर्ण बन जाता है, और शुद्ध अन्न मिलने से हमारा संपूर्ण जीवन ही सुख शांति से भरपूर बन जाता है। बात सुनाई भाई साहब, एक जैसा अन्न वैसा मन, इस बात के ऊपर एक छोटा सा एक बताना चाहेंगे कि आज अन्न का जो प्रभाव है हमारी जीवन शैली पर, हमारी हर चीज़ पर, कर्मों पर, भाषा पर पड़ रहा है। तो आप आज देखेंगे समाज में, आप जहाँ भी जाइए ना, तो भाषा में मारामारी बहुत आ गई है। बिल्कुल बराबर। कोई भी चीज़ को उस तरीके से नहीं कहते, जैसे भी मोबाइल मार देना, मिस कॉल मार देना, झेरॉक्स मार देना, एंट्री मार देना,
हर जगह पे जाइए आप मार देना ये सब भाषा आ रही है। तो मारना कहाँ से आ गया है? तो जो जब खेती में कोई कीट वगैरह आते हैं तो किसान उसको देख के वो दुकानदार को पूछते भी ये क्या इसके ऊपर हमको ऐसा कोई अच्छी दवाई दो कि ये होना ही नहीं चाहिए। हाँ। माना जो मेरे रास्ते में आता है उसको खत्म करो, वो नहीं चाहिए, माना उसको हिंसा मारो। हिंसा की बात आ हाँ, जाती तो उसको मारो, मारो के जो सारे वाइब्रेशंस है तो वहाँ से जो किसान, उस किसान की खेत में से जो सारा अनाज आ रहा है उसके साथ वो भावनाएं भी जुड़ के आ रही है। तो बिल्कुल उसकी बराबर। वजह से वो अन्न उस तरीके से आने के कारण हिंसा समझ में बढ़ रही है। दूषित हो रहा है। हाँ, हिंसा केवल माना बोल में हिंसा है, कर्मों में हिंसा हो रही है, हम सब देख रहे हैं कैसे बिगड़ता जा रहा है। तो यौगिक खेती के आधार पर जब हम इस तरीके से सात्विक परमात्मा की जो ऊर्जा योग के माध्यम से आत्मा को मिलती है उसको अपने मन वचन कर्म के द्वारा हम फसलों को, पर्यावरण को, जैव विविधता को जब देते हैं तो उससे उपज के आने वाला अन्न जो होता है कि उससे खाने वाले को अन्न का सुख मिलता है, शांति मिलती है मन को। और हमको इसके तरीके बहुत सारे लोग अनुभव भी सुनाते हैं कि जो बच्चे हमारे हाइपर होते हैं आजकल, जी तो कहते हैं कि जब ये यौगिक खेती की सब्जी जब ये खाते हैं या कुछ वो अनाज खाते हैं तो उस दिन ये शांति से रिस्पॉन्ड करते हैं। जी तो ऐसे ऐसे भी अनुभव लोगों ने हमको सुनाया है। तो ये तो है ही उसका फायदा कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न तो सात्विक शुद्ध होना ही चाहिए। कहते हैं, हम मराठी में एक ऐसी कहावत है कि जब कपडा लेते हैं ना तो उसका पोत अन्न घेताना कापड घेताना त्याचा पोत पाहावा आणि अन्न घेताना त्याचा स्रोत पाहावा। तो अन्न लेते समय उसका स्रोत क्या है उसको हमको देखना ज़रूरी है। तो उस स्रोत अगर अच्छा है तो हम उसके फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल सकते हैं।